बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए अनुच्छेद भाषा परीक्षण से 10 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, देखो कह रहे हैं इसमें, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारा दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें खाने को दी। ठीक है, तो अब देखो इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे हम। पहला प्रश्न है, पेड़ पर कौन रहता था? कौआ, चिड़िया, बंदर या मैना? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प 2, बंदर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? ठीक है, फल, सब्जी, रोटी, केले और मिठाइयाँ। ठीक है, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, केले और मिठाइयाँ। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, देखो, लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर ने, कुत्ता ने, चिड़िया ने, मैना ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 1, बंदर। अगला प्रश्न है, मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? केले, अमरूद, बहुत सारी चीज़ें या मिठाइयाँ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? नंबर 1, बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। नंबर 2, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। नंबर 3, बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया। या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। ठीक है, और घर की रखवाली करता रहा। अगला अनुच्छेद 2 है, देखो बच्चों, इसमें कह रहे हैं, चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। ये मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किले राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आया हुआ अनुच्छेद है बच्चों 2017 में। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्तौड़ स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या गुजरात में? तो अभी हमने पढ़ा चित्तौड़ एक राजस्थान का जिला है, तो विकल्प 2 इसका बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों चित्तौड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था? 1403 में, या फिर 1603 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, या 1203 ईस्वी में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1303 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थीं? भाग जाती थीं, आग में जलकर जौहर करती थीं, युद्ध करती थीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आग में जलकर जौहर करती थीं। ठीक है, विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद 3 दिया हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं, वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। ये गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। वाराणसी से 10 से 12 किमी की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है जिसे सारनाथ कहा जाता है। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान आदि देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है, इसमें बहुत सी मूर्तियां रखी गई हैं। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंगों वाला स्तंभ भी रखा गया है। ठीक है, 4 सिंगों वाला कहाँ रखा गया है? बनारस में। ठीक है, सारनाथ में, सॉरी, सारनाथ के एक संग्रहालय में।
ये हमारा राज चिन्ह है, बताओ इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक है, तो अब इस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे बच्चों। देखो, पहला प्रश्न है, काशी में एक भव्य विश्वनाथ मंदिर है, साईं मंदिर है, लाल पत्थर का मंदिर है या क्रिश्चियन चर्च है। तो विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, पहले का इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प 1 सही हो जाएगा। दूसरा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजीव गांधी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से। ठीक है, कितनी दूरी पर स्थित है वाराणसी से। तो अभी हमने पढ़ा था 10 से 12 किमी की दूरी पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में 3 सिंह हैं, 4 सिंह हैं, 5 सिंह हैं या 2 सिंह हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 4 सिंह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, वाराणसी निवासी किशनजी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार से या वायलिन से, तबला से या शहनाई से। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा तबला वादक थे किशनजी महाराज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 तबला। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 4 कह रहे हैं, राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे ये जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उसका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उसका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। ठीक है, तो इस पे आधारित अब हम प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, कहाँ पे किया, आदिलाबाद व केरल पर, कर्नाटक व बीजापुर पर, अहमदनगर व मुंबई पर, गांधी नगर व दमन पर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था भी कर्नाटक व बीजापुर। ठीक है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, शिवाजी आदर करते थे किसका, हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, सभी धर्मों का। तो इसका विकल्प 4 सही हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करते थे। अगला है, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहूजी, संभाजी, बाजीराव या सदाशिव। तो इसका सही हो जाएगा संभाजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया, सदाशिव को, साहू जी को, संभाजी को या बाजीराव को। तो इसका सही हो जाएगा संभाजी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, युद्ध का विलोम है, कलह, शत्रुता, द्वेष। ठीक है, ये तीनों ही नहीं होंगे बच्चों। इसका सही जो आंसर हो जाएगा शांति। ठीक है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला देखो, अनुच्छेद 5 दिया हुआ है, कह रहे हैं, एक वन में एक रहट था, उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन मेढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आ गया। बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफ़ी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग, रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, पहला प्रश्न है, रहट में कौन सा जीव रहता था। ठीक है, सांप, मेढक, भालू, बिच्छू। तो मेढक। ठीक है, इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। मेढकों के मुखिया का नाम क्या था, गंगदत्त। अभी हमने पढ़ा, तो विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, गंगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा। तो सांप देखा, जो उन्होंने पहली बार देखा था। सांप देखने में कैसा था, मोटा, ताजा, मरियल,
भयानक इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा मरियल, ठीक है। अगला प्रश्न है गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? मैदान में, शहर में, तालाब में, नहर में। तो मैदान में, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 6 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने ये नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? शेर को, बाघ को, पक्षी को या संपूर्ण वन्य जीवन को? तो इसका विकल्प 3 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद में पशुओं को खाने के कारण दिए गए हैं। ठीक है, कितने कारण दिए गए हैं? 2 कारण दिए गए हैं। ठीक है, तो विकल्प पहला बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है लेखक आग्रह कर रहा है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, जलवायु की, किसी वैज्ञानिक विधि की। तो हमारे पर्यावरण की। ठीक है, इसका पहला विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि हमने ये नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो क्या नहीं रोका? देखो, पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, भवनों को नष्ट करना। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 7 है। इसमें कह रहे हैं देखो, चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी ना थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में ये विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं जिससे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सदियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखा हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। ठीक है, तो अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये भी 2016 में आया हुआ है। तो देखो, पहला प्रश्न है चींटियां दुनिया की कीट मानी जाती हैं। प्रबल, सहायक, लोभी या विनोदी? ठीक है, तो प्रबल पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला है चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं दानी, सहयोगी, ईमानदार, धनी। ठीक है, तो दानी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दान एक कार्य है जिसमें निहित है क्या? मांगना, लेना, पूछना या देना? ठीक है, देना। ठीक है, दान में हम देते ही हैं। अगला प्रश्न है देखो, अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया, क्या सिखाया? जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें, शत्रुओं से कैसे लड़ें, अच्छा भाग्य कैसे बनाएं। तो इसका सही हो जाएगा गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें। ठीक है, विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संपन्न शब्द का अर्थ है। तो संपन्न का मतलब होता है बच्चों धनी। ठीक है, विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। राजभक्त गलत है, सहयोगी गलत है, निर्धन भी नहीं होगा संपन्न का। ठीक है, धनी हो जाएगा। अगला अनुच्छेद 8 दिया हुआ है। कह रहे हैं तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। ये माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि वह मेघ, मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। इसी प्रकार दीपक राग गाकर वह दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं।
तो देखो पहला प्रश्न है, पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है, ठीक है। तानसेन से अच्छा कोई नहीं है। अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं। तानसेन सबसे अच्छों में है, ठीक है। तानसेन महान मानव है, तो इसका तीसरा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। तानसेन सबसे अच्छों में से एक है, ठीक है। अगला है, बहुत लगाव का आशय है। बहुत ज्ञान, बहुत प्यार, बहुत सृजन, बहुत सम्मान, तो इसका हो जाएगा बहुत लगाव का मतलब बच्चों बहुत प्यार, ठीक है। विकल्प 3 इसका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक अगला प्रश्न है देखो 38 नंबर, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता था। वह महान विनोद करने वाला था। उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था। वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था, ठीक है। तो विकल्प 4 बच्चों सही हो जाएगा इसका। उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। उदारता, प्रशंसा, क्रोध या संपन्नता, तो प्रशंसा बच्चों, ठीक है, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसके बाद है, किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था, तो उसको बोलते हैं दीपक राग बच्चों, ठीक है। विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला अनुच्छेद 9 दिया हुआ है, कह रहे हैं मेरे पिता, मेरी छोटी बहन और मैं एक बड़ी पिकनिक मनाने एक पार्क में गए। पार्क में हमें एक बड़ा सा गुब्बारा दिखाई पड़ा। इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे रंग थे। इसके नीचे एक बड़ा सा टोकरा लगा था। गर्म हवा के गुब्बारे की लोग सवारी कर सकते हैं। ये आकाश में ऊंचा उठ गया। जब ये ऊंचे आसमान में गया तो मेरी बहन रोमांचित हो गई। मेरी बहन गुब्बारे की सवारी करना चाहती थी। उस बड़े गुब्बारे की सवारी के लिए वह बहुत छोटी थी। मेरे पिताजी ने उसके खेलने के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा उसे खरीद कर दिया। उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद आ गया, ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो देखो पहला प्रश्न है, कहानी सुनाने वाले ने बड़ा सा गुब्बारा कहाँ देखा? बाजार में, स्कूल में, स्टोर में या पार्क में? तो सही आंसर हो जाएगा पार्क में, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, गुब्बारे के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? एक रंग बिरंगा गुब्बारा, एक गर्म हवा का गुब्बारा, एक छोटा लाल गुब्बारा, एक बड़ा सा गुब्बारा। तो अभी हमने पढ़ा इसमें एक गर्म हवा का गुब्बारा, ठीक है। तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला है, बहन गर्म हवा के गुब्बारे में क्यों नहीं बैठ सकी? गुब्बारा बहुत छोटा था, वह बहुत छोटी थी, गर्म हवा के गुब्बारे में भीड़ थी, उसे छोटा लाल गुब्बारा पसंद था, तो वह बहुत छोटी थी, ठीक है, इसलिए वह नहीं बैठ सकी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, पिता ने लड़की के लिए एक छोटा लाल गुब्बारा क्यों खरीदा? वह रो रही थी, वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, अगला है देखो, लाल गुब्बारे को देखकर वह रोमांचित हो गई, सबसे सस्ता गुब्बारा यही मिला। तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। वह गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी नहीं कर सकी, ठीक है, इसलिए उसके पिता ने एक छोटा गुब्बारा उसे खरीद कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोमांचित शब्द का अर्थ है भयभीत, नहीं होगा, रुचिकर नहीं, जिज्ञासु ये भी नहीं, उत्तेजित, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प 2 उत्तेजित, ठीक। अनुच्छेद 10 दिया हुआ है देखो, कह रहे हैं मोहित को भोजन से बड़ा प्यार था। वह कुछ भी ठूंस कर खा जाता था। जब वह सारे चुपड़े पराठे ढेर सारे मक्खन के साथ मुंह में डालता तो उसकी माँ मुस्कुराती थी, लेकिन मोहित की बहन मीता अधिक नहीं खाती थी। जब उनकी माँ उन्हें फास्ट फूड के रेस्तरां में ले जाती तो मोहित पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज की दावत उड़ाता। उसके बाद वह कभी एक आइसक्रीम खाता या कभी 2, किंतु मीता अपने पहले ही बर्गर को कठिनता से निपटा रही होती। माँ सोचती काश मीता भी मोहित की भांति खाती होती। एक दिन मोहित बहुत बीमार पड़ गया। जब डॉक्टर ने मोहित से पूछा कि तुमने क्या खाया, तो मोहित की माँ ने बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा तो जो भी मैं उसके सामने रखती हूँ उसे खा जाता है। ये सुनकर कि उसने क्या खाया डॉक्टर चकित हो गया। डॉक्टर ने उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और कहा, मोहित जो खाता है वे सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसने मोहित की माँ से कहा, उसे बहुत से ताज़े फल, हरी सब्जियां और अनाज दीजिए। कोई कैंडी, टॉफ़ी या चॉकलेट ना दें। उसके दांत देखिए, सब में कीड़े लग चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है देखो इसमें 46 नंबर,
कह रहे हैं मोहित की माँ उसके बारे में प्रसन्न क्यों थी। मोहित अपनी बहन जैसा था, मोहित कुछ भी खा लेता था, मोहित को फास्ट फूड प्रिय था, मोहित माँ का कहना मानता था। तो मोहित को जो कुछ भी मिलता था वह खा लेता था। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहित की माँ चाहती थी कि मोहित अधिक खाए, मीता डॉक्टर से मिले, मोहित कम खाए या मीता मोहित की भांति खाए। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। उसकी माँ चाहती थी कि मीता भी मोहित की तरह खाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर ने मोहित की माँ को कहा कि मीता को अधिक खाना चाहिए, मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा है, मोहित को सिर्फ बर्गर और कैंडी खानी चाहिए, मीता को मोहित जैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा मोहित सारी गलत चीज़ें खा रहा है। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, ध्यान से देखो के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है क्या। मुंह में डालता, सोचती, चकित हो गया, परीक्षण किया। ठीक है, तो ध्यान से क्या देखा, उसका परीक्षण किया ध्यान से डॉक्टर साहब ने। तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है देखो, मोहित को क्या खाना चाहिए, निम्नलिखित में से चुनिए। ठीक है, आइसक्रीम और बर्गर, पिज्जा और चॉकलेट, अनाज और फल, फ्रेंच फ्राइज और टॉफियाँ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों विकल्प 3, अनाज और फल। ठीक है बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।